के टाइम पर गौतम अडानी का नाम हर कोई ले रहा है क्योंकि ये भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि इनके द्वारा किए गए कामों से ही हमारे देश में डेवलपमेंट होने और जीडीपी ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या गौतम अडानी ने इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते चुने या फिर कोई तिगड़म लगाई, और ये सब इन्होंने अपने दम पर ही किया है या फिर सरकार ने भी इनकी मदद की है, और अगर मदद की है तो क्या वो मदद सही है या गलत। और इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे, जैसे फिल्मों में होता है कि गुंडे और माफिया के कहने पर सरकार अपने नियम बदल देती है, कायदे बदल देती है, ठीक ऐसा ही चल रहा है आज की बिजनेस इंडस्ट्री में। और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे गौतम अडानी के कहने पर सरकार अपने नियम कायदे बदल रही है। वो जैसा चाहते हैं सरकार सिर्फ वैसा ही करती है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर। गौतम अडानी की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और इस दोस्ती से अडानी को तो बहुत फायदा हुआ है। अब क्या क्या फायदे हुए अगर वो सभी बताए तो वीडियो 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं। फरवरी 2019 में सरकार के द्वारा 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करने का फैसला किया जाता है और ये 6 एयरपोर्ट्स थे लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, मैंगलोर, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम। इन एयरपोर्ट्स की नीलामी में 57 कंपनियां हिस्सा लेती हैं, लेकिन सबको पीछे पछाड़कर अडानी इन 6 के 6 एयरपोर्ट्स पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें गलत क्या है, अडानी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई होगी इसीलिए सभी एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। 2018 तक अडानी का एयरपोर्ट इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर महज 4 सालों में ही अडानी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर बिल्कुल भी सीधा नहीं है, सरकार ने भी इनकी बहुत मदद की है। अडानी जी इन एयरपोर्ट्स को खरीद सकें इसके लिए सरकार ने इनके लिए नियमों में बदलाव कर दिए। अगर वो नियम नहीं बदले जाते तो अडानी के बस की नहीं थी इन एयरपोर्ट्स को खरीदना। आप जानते हैं कि क्या है वो सभी नियम। तो पहला नियम यह था कि जो भी कंपनी अप्लाई करेगी उसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरपोर्ट बिजनेस का। अब अडानी जी के पास तो इस लाइन में एकदम नए थे तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर ये नियम रहता तो ये अप्लाई ही नहीं कर पाते, इसलिए इस नियम को बदल दिया गया। और दूसरा नियम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये था कि जो भी एयरपोर्ट प्राइवेट किए जाएंगे उनकी कमाई का कुछ परसेंटेज सरकार लेती है, लेकिन इनके लिए इस नियम को बदल दिया गया और कहा गया कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है कि तुम चाहे कितना भी कमाओ, हमें तो सिर्फ एक फिक्स फीस दे दो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है, अगर किसी साल एयरपोर्ट ने कमाई कम करी तो सरकार तो घाटे में चली जाएगी, इसलिए इन्होंने ये नियम बदल दिया होगा और एक फिक्स फीस कर दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एयरपोर्ट्स की कमाई करने का कोई एक रास्ता नहीं है बल्कि बहुत से रास्ते होते हैं। और तीसरा नियम यह था कि किसी भी कंपनी को 30 साल की लीज पर एयरपोर्ट दिए जाएंगे, लेकिन इस बार नियमों को बदला गया और 50 साल की लीज पर दे दिया गया। और चौथा नियम यह था कि कोई भी कंपनी एक नीलामी में 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं खरीद सकेगी, लेकिन इस नियम को भी बदल दिया गया ताकि अडानी 6 से 6 एयरपोर्ट खरीद सके। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, एक बार सरकार ने अडानी जी की मदद कर दी तो क्या हो गया, लेकिन मैंने बोला था ना, अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती बहुत गहरी है और दोस्ती एक बार नहीं बल्कि बार बार निभाई जाती है। कुछ महीनों पहले कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बताया था कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके इंडिया कोल लिमिटेड को ऑर्डर दिया गया कि वह कोयला बाहर से इंपोर्ट करे। सरकारी ऑफिशियल्स ने बताया कि जो कोयला देश में बनता है उसकी कीमत होती है 1700 से 2000 रुपये प्रति टन, और जो बाहर से मंगाया जाता है उसकी कीमत होती है 17,000 से लेके 20,000 रुपये प्रति टन, यानी 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है वो कोयला जो बाहर से मंगाया जाता है। इसके बाद एनटीपीसी ने लगभग 20 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया था और 20 में से 17.3 मिलियन टन का ऑर्डर अडानी को ही दिया गया था। साल 2014 में राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर सरकार ने अडानी को 1 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर 45,000 एकड़ जमीन बेच दी थी। और 2017 में वृंदा कराट ने भी बताया था कि मोदी सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप का माफ कर दिया है। और साल 2018 में बीजेपी के खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अडानी के पास सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं बैड लोन, यानी कि वो लोन जिनके मिलने की अब पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जून 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे ने यह क्लेम किया था कि नरेंद्र मोदी ने उनको ऑर्डर दिया है कि जो 500 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर प्लांट बनाया जा रहा है
उसका टेंडर अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब यह खबर मीडिया में फैली तो इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया और इसी तरह से सरकार की मदद पाकर अडानी भी इन 6 के 6 एयरपोर्ट्स को खरीद सके हैं। और इसी तरह से सरकार की मदद पाकर अडानी ने इन 6 के 6 एयरपोर्ट्स को खरीद लिया है। अब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा खेल हो जाए और किसी को पता ही ना चले। ये बात जरूर है कि आम आदमी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने जब सरकार से इन नियमों को बदलने का कारण पूछा तो हरदीप सिंह पुरी जी ने जवाब दिया कि पहला नियम जो ये कहता था कि अप्लाई करने वाली कंपनी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तो इसे बदलने का कारण बताया गया। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये नियम रहता तो ये ही 2-4 कंपनियां अप्लाई कर पाती, किसी नई कंपनी को तो मौका ही नहीं मिल पाता। तो सबको मौका मिल सके इसलिए हमने इस नियम को बदल दिया है। फिर इनसे पूछा गया कि भैया अब ये बताओ कि अब तक तो एयरपोर्ट रेवेन्यू में से आप परसेंटेज लेते थे, लेकिन अब ये फिक्स फीस क्यों कर दी? तो इनका कहना था देखो ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि अपनी कमाई को कम करके दिखाते हैं, कमाएंगे 100 और बताएंगे 60। तो इन सब का हिसाब करने के लिए हमें अपनी अलग से टीम बनानी पड़ती थी और भैया हमारे पास पहले से ही बहुत काम है, तो हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना है, तो हमें तो बस एक फिक्स फीस देते रहो। और इसके बाद इनसे 30 के बजाय 50 साल के लिए देने का कारण पूछा गया तो इनका कहना था कि 30 साल के जो एयरपोर्ट दिए गए वो मेट्रो सिटीज में थे और ये जो एयरपोर्ट दिए गए हैं वो छोटे शहरों में हैं, इसलिए 30 के बजाय 50 साल के लिए दे दिए गए। और इनसे पूछा गया कि नियम के हिसाब से तो एक ही कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जा सकते। फिर अब ये अडानी जी को एक साथ 6 एयरपोर्ट कैसे दे दिए गए? तो इनका कहना था कि जब ये रूल बना था तब देश में टोटल 15 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब 107 एयरपोर्ट्स हैं। अगर ये नियम रहता तो हम 55 कंपनियां कहां से लाते? तो ये तर्क दिए थे हरदीप सिंह पुरी ने। अब ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये कमेंट में बता देना। लेकिन ये 6 एयरपोर्ट्स को खरीदने के बाद भी अडानी जी रुके नहीं और उन्होंने सोचा कि असली कमाई तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है, अब तो वो भी चाहिए। अडानी जी ने सोचा और खरीद भी लिया, लेकिन इस एयरपोर्ट को खरीदना इतना आसान नहीं था। फिर भी अडानी जी ने अपना पूरा दम लगा दिया और खरीद लिया इस एयरपोर्ट को भी। समस्या ये थी कि इस एयरपोर्ट का कोई अकेला मालिक नहीं था, इसके 50.5% शेयर थे जीवीके ग्रुप के पास और 26% शेयर थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, 13.5 शेयर थे बिडवेस्ट के पास और 10% शेयर थे साउथ अफ्रीका की एयरपोर्ट कंपनी के पास। तो सबसे ज्यादा शेयर थे जीवीके ग्रुप के पास। तो फिर इन्हें पता चला कि जीवीके ग्रुप के जो मालिक हैं जीवीके रेड्डी, उनकी हालत तो बहुत ही खराब चल रही है, क्योंकि उनके पास लोन था 26,500 करोड़ रुपए का और जीवीके ग्रुप किसी भी तरह से इस लोन से छुटकारा पाना चाहता था। बेंगलोर एयरपोर्ट भी जीवीके ग्रुप का ही था, इसे इन्होंने फेयरफैक्स को बेच दिया। और जीवीके ग्रुप के पास भी है जो मुंबई एयरपोर्ट था, इस पर भी इन्होंने 2,150 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। अब अडानी जी समझ गए कि भैया यही सबसे सही समय अटैक करने का, जो हो सकता है अभी हो सकता है, बाद में तो कुछ नहीं हो सकता। अडानी जी ने सोचा कि बड़े मगरमच्छ को बाद में हाथ लगाएंगे, पहले छोटी मछलियों को साफ करते हैं। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका की कंपनी जिसके पास 10% शेयर थे और बिडवेस्ट जिसके पास 13.5% शेयर थे, उन्हें ऑफर दिया अपने शेयर बेचने के लिए। लेकिन इसी दौरान जीवीके रेड्डी बीच में आ गए और कहा देखो अडानी जी, आप इन शेयर को नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक अगर अपने शेयर किसी को बेचने हो तो वो सबसे पहले उसे ऑफर करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर हैं। अगर वह मना कर देता है तो वह किसी और को बेच सकता है। तो अभी तो आप इन शेयर को नहीं खरीद सकते हो। फिर अडानी जी ने कहा अच्छा तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद लो। अब भाई जीवीके रेड्डी के पास तो पैसे ही नहीं थे, दोनों जेब खाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो हम कुछ करते हैं। अब उन्होंने चारों तरफ हाथ पे लोन वगैरह की व्यवस्था की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। इसी दौरान एक शख्स ने सीबीआई के पास लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि जीवीके रेड्डी के पास जो एयरपोर्ट है उसमें उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और उन्होंने अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए का घोटाला भी किया है। और इसके बाद रेड पड़ जाती है सीबीआई की जीवीके रेड्डी पर। तो आप में इतनी समझ तो होगी कि वो लेटर किसने भेजा था, अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। अब अगले ही दिन सीबीआई की रेड पड़ जाती है जीवीके रेड्डी के ऊपर। जीवीके रेड्डी की बुद्धि खराब हो गई यार, एक तो पहले से ही कमाई नहीं हो रही और ऊपर से कर्जा चढ़ा हुआ है और उसके भी ऊपर अब ये सीबीआई की रेड पड़ गई। तो भैया अडानी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अभी तो एक ही रेड पड़ी है, आगे ना जाने क्या हो सकता है। तो ऐसा करते हैं अडानी जी को ये एयरपोर्ट दे देते हैं। उन्होंने कहा भैया अडानी जी आपको एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट रख लो, कंपनी चाहिए कंपनी रख लो, और कुछ चाहिए हो तो वो भी बता देना। इस एयरपोर्ट को खरीदने के बाद 74% आ गए अडानी जी के पास और 26% शेयर रह गए गवर्नमेंट के पास। और कमाल की बात यह है कि एयरपोर्ट को खरीदने के लिए अडानी जी ने कोई पेमेंट नहीं किया। उन्होंने जीवीके रेड्डी को बोल दिया कि भाई
अब तुमको कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर जो 1250 करोड़ रुपए का लोन है वो हम चुका देंगे, उसे हमारे नाम कर दो। और जीवीके रेड्डी भी मान गए। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार अडानी जी इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हैं इन एयरपोर्ट को लेने के लिए। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं अडानी जी उन सब पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट के ऑनर भी अडानी जी हैं। अडानी के पास सीमेंट फैक्ट्री है, कोयले का काम उनका चलता ही है, बिजली का काम उनका चलता है, सोलर पैनल का काम उनका है, हाईवे वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वो पहले से ही लेते हैं। और इसके अलावा मीडिया में भी एनडीटीवी उन्होंने खरीद लिया है। तो पूरे भारत में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क है, जो भी भारत में मेनली डेवलपमेंट करने के लिए काम होते हैं, वो सब अडानी जी के पास है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट पर कमाई कैसे होती है। तो एयरपोर्ट की कमाई दो हिस्सों में बटी होती है। एक होती है एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरी एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरोनॉटिकल रेवेन्यू में आती है वो जैसे एमिरेट्स की 100 फ्लाइट लैंड हुई तो उनकी फीस ली जाएगी, इंडिगो की 100 फ्लाइट लैंड हुई तो उनकी फीस ली जाएगी। और फ्लाइट लैंडिंग के अलावा वहां पर जो प्लेन पार्क रहते हैं उनकी फीस ली जाती है। इसके अलावा होती है यूजर डेवलपमेंट फीस, जो आपके बोर्डिंग वगैरह चेक होते हैं, आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, पासपोर्ट चेक होते हैं, उस सब की फीस भी ली जाती है। उसके अलावा आपकी कार पार्क होती है, वहां पर आपकी गाड़ियां पार्क होती हैं, उनकी फीस अडानी जी के पास जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो उसकी पार्किंग फीस भी ली जाती है। और भी बहुत से अलग रास्ते हैं जिनसे एयरपोर्ट से कमाई होती है। एयरपोर्ट के बाहर भी तरह तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, उसकी भी फीस ली जाती है। तो ये थे एरोनॉटिकल रेवेन्यू। अब बात करते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू की। अगर आप वहां जाओगे तो नाश्ता करोगे, वहां रुकोगे, उसकी फीस ली जाती है और वो भी अडानी के पास जाती है। वहां पर शॉपिंग मॉल बने रहते हैं, लॉन्च वगैरह होते हैं, वहां पर कुछ शॉप होती हैं, वो रेंट पर होती हैं, उन सब की फीस भी अडानी जी के पास ही जाती है। एयरपोर्ट के आसपास गेस्ट हाउस वगैरह बने रहते हैं, उन सब की फीस भी अडानी जी के पास ही जाती है। तो ये थे अडानी जी के द्वारा एयरपोर्ट से कमाई करने के कुछ तरीके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।